नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। और बाजार में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अब बाजार जो बेट लगाएगा वो लगाएगा तिमाही नतीजों पे और साथ ही साथ चुनावों पे। तो ऐसे मूड माहौल में बाजार पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ हरीश बिहानी जी जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर कोटक महिंद्रा एएमसी के। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रजत। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि 16 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट का, और हम छोटे मोटे फंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोटक महिंद्रा एएमसी की बात कर रहे हैं, जिसमें तीन फंड संभालते हैं सर। कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक पायनीर फंड और कोटक बिजनेस साइकिल फंड। तो सर बहुत एक्सपीरियंस है, आपको सीखने को मिलेगा आज। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है, जो बाजार इस समय बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के फेज में आ गया है, ऐसे में अप्रोच क्या रखनी चाहिए? ये प्री इलेक्शन का फेज तो हमने पार कर लिया, लेकिन अब इलेक्शंस और नतीजों को साथ साथ बुझाएगा बाजार। तो ऐसे में क्या कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद है? इस समय वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं और आपकी अप्रोच क्या है मार्केट को लेकर? सो रजत, नियर टर्म बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। वो होते रहे हैं अगर आप पास में देखें तो, और वो इंक्रीमेंटली होते भी रहेंगे। बट अगर हम अपने टाइम फ्रेम को नेक्स्ट 3 to 6 मंथ से बियॉन्ड देखें, अगर हम देखें कि 12 से 36 महीने में क्या हो सकता है, 36 से बियॉन्ड क्या हो सकता है, तो इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इंडिया जहाँ पे है अभी, बिजनेस साइकिल एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। जब बिजनेस साइकिल बोलते हैं तब हम देखते हैं नेट डेट टू इक्विटी फॉर द कंट्री, नेट डेट टू इक्विटी फॉर द कंपनीज जिसमें हम निवेश करते हैं, नेट डेट टू इक्विटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर, ये एक लोएस्ट पॉइंट में है। आप अर्निंग्स में देखें तो काफी सेक्टर्स हैं, काफी कंपनीज हैं जिसमें अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इंक्रीमेंटली, और वैल्यूएशंस ओवरऑल फॉर द मार्केट ओके है। ना वो बहुत महंगा है ना वो बहुत सस्ता है, वो ओके है। सो ऐसे समय पे क्या होता है कि नियर टर्म जो ये नॉइज होते हैं, इलेक्शन या एनीथिंग, उससे थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। बट कोई भी निवेशक अगर बिजनेस फंडामेंटल्स देखें और कंट्री की फंडामेंटल्स देखें, तो वहां पे कोई दो राय नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करें तो ओवरऑल आउटकम अच्छा होना चाहिए। ये हमारा अनुमान है। ओके, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हरीश जी जो फंड्स मैनेज करते हैं वही इस समय फोकस में है, वही एरिया स्मॉल कैप फंड। ये सबसे ज्यादा इनफैक्ट मैं देख रहा था एयूएम साइज से जो आप मैनेज करते हो, उसमें स्मॉल कैप फंड का एयूएम बहुत ऊपर है। उसके बाद फिर कोटक पायनियर फंड और कोटक बिजनेस साइकिल फंड है। लेकिन मुद्दा है स्मॉल कैप्स। ये फरवरी से मार्च के बीच में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 15 से 16% की गिरावट आई थी अचानक से। लेकिन हम फिर देख रहे हैं मार्च टू अप्रैल ऑनवर्ड्स वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई मार्केट में। ये इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी के पीछे कारण क्या है? फर्स्ट क्या होता है कि टिपिकली मार्च में ये देखा गया है, थोड़ी सीजनैलिटी होती है। मार्च में हमने, अगर आप लास्ट 5 से 10 साल मार्च महीना देखें तो थोड़ा सीजनैलिटी होती है ड्यू टू वेरियस रीजन, HNIs बिहेव इन अ सर्टेन वे। सो काफी रीजन है उसके, बट हम ये कॉल नहीं लेते हैं कि सीजनैलिटी होगी या नहीं होगी। हम फोकस करते हैं फंडामेंटल्स ठीक है नहीं है। सेकंड, एम्फी की जो नोटिफिकेशन आई स्पेसिफिकली ऑन स्मॉल कैप, उससे भी थोड़ा एक डर का माहौल इनिशियली पैदा हुआ था। हम अपने इन्वेस्टर्स, निवेशकों को यही समझा रहे थे कि अगर आप नियर टर्म देखें बहुत डिफिकल्ट है, मीडियम टर्म देखें सब ठीक है। एंड फाइनली यही हुआ है कि अप्रैल में जो फंडामेंटल आउटकम्स हैं इंडिविजुअल कंपनीज के, वेदर लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो फोकस में वापस आया है। जिस भी कंपनी में अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है, कैश फ्लो ग्रोथ अच्छी आ रही है, वो कंपनी अच्छा कर रही है। स्मॉल कैप में काफी कंपनीज हैं जिसमें प्रमोटर्स ने, मैनेजमेंट टीम ने काफी मेहनत किया है ओवर द लास्ट 5 6 years। वो मेहनत का रंग अभी हमको दिख रहा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है। और जब तक मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड कैश फ्लो, तो मार्केट में जब भी अर्निंग्स आती है, कैश फ्लो आते आता है, तो मार्केट अच्छा करता है। तो अगर नंबर्स आएंगे, मार्केट वो कंपनी को रिवॉर्ड करेगा एंड वाइसी वर्सा। तो ऑन एवरेज अक्रॉस कैप्स, बट स्पेसिफिकली ऑन स्मॉल कैप, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छे रिपोर्ट कर रही है नंबर्स। एंड इसी कारण आप देख रहे हैं कि ये जो रिबाउंड हुआ है स्मॉल कैप सेगमेंट में, वो आया है। बाकी एक डर का माहौल हो गया था कि इस बड़े स्मॉल कैप में बड़ा आउटफ्लो आ जाएगा, रिडेम्पशन साइकिल आ जाएगी। वो बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना हमारे लिए। हम कंपनी फंडामेंटल्स को देखते हैं, हम कंट्री फंडामेंटल्स को देखते हैं, हम सम टेक्निकल फैक्टर्स भी देखते हैं। ये अभी नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आउटफ्लो साइकिल आएगा जिससे कोई डर होनी चाहिए।
सर मुद्दा ये है कि अभी जो निवेशक है ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर आप देखो तो वो इनडायरेक्ट रूट से आते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और आप जैसे फंड मैनेजर्स बहुत बहुत मदद करते हैं। आप संभालते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड। एयूएम है इस फंड का 13,808 करोड़ रुपए। और हमने ये देखा है कि देर आर रिकॉर्ड एसआईपीज जो अब हो रही हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में पर मंथ। और पिछले महीने का जो आंकड़ा, मार्च महीने का आंकड़ा था, वो था 19,300 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई लेवल, जो कि एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिला। और उसमें भी सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रही है स्मॉल कैप फंड्स में। तो अब आप एज अ फंड मैनेजर कैसे संभालते हैं इतने ज्यादा इनफ्लो को, जो कि फंड में एकदम से आता चला जा रहा है? देखिए रचित जी, इसमें क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनीज है वो ढंग के ओवरऑल बिजनेस कर रही है, उसमें ढंग का आउटलुक है या नहीं है। स्मॉल कैप इज एनीथिंग, एनी कंपनी बियॉन्ड 250th कंपनी। जो 250 कंपनी से नीचे है वो सारे स्मॉल कैप है। तो मेरा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स काफी वाइड है। तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है 100 कंपनीज में, 150 कंपनीज में। मैं 500-600 कंपनीज देख सकता हूँ, उसमें मेरे को एक पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें मेरे को 70-80 कंपनी चाहिए। दैट इज वन। सेकेंड, हमको ये देखना है कि इन्वेस्टेबल जो कंपनीज है वो इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे ओवर टाइम। तो अगर आप ये लास्ट 3 से 5 साल देखिए, काफी आईपीओज आए हैं, काफी स्मॉल कैप में आईपीओज आए हैं, जिससे जो ओवरऑल इन्वेस्टेबल कंपनीज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और वो अभी भी हो रहे हैं। राइट। थर्ड इज दैट हम देखते हैं कि वैल्यूएशन जो है वो सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ वैक नहीं है। तो कोई भी कंपनी है उसमें क्या होता है कि कोई भी समय पे वैल्यूएशन 20% या एक एक नॉर्मलाइज वैल्यूएशन होता है जो कैलकुलेट कर सकते हैं, थियोरेटिकल वैल्यूएशन होता है। मार्केट ओवरशूट अंडरशूट करता है वो वैल्यूएशन को। तो वो अगर ओवरशूट कर रहा है, समझिए अभी ओवरशूट कर रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ओवरशूट कर रहा है ये नियर टर्म है। अगर ये 20% वापस नीचे आए तो अगर आप और खरीदेंगे तो कोई डर नहीं है। और आप क्यों खरीदेंगे और वो पर्टिकुलर कंपनी है, वो पर्टिकुलर शेयर, क्यों आपको बिलीव है कि वो कंपनी नॉट ओनली 1 साल ग्रो करेगी, वो नेक्स्ट 3 4 5 10 साल ग्रो करेगी। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप हैं जो कि मार्केट लीडर है। स्मॉल कैप टिपिकली ये जाना समझा जाता है कि स्मॉल कैप एक रिस्की कैटेगरी है। स्मॉल कैप रिस्की कैटेगरी नहीं है, स्मॉल कैप एक वॉलेटाइल कैटेगरी है। बिकॉज मार्केट जब करेक्ट होता है तो स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा करेक्ट होते हैं। बट स्मॉल कैप कंपनीज में जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट लीडर्स है अपने स्पेस में। या तो आप हॉस्पिटल कंपनी देख लीजिए, डायग्नोस्टिक कंपनी देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लीजिए, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसमें अगर आप मार्केट लीडर के इन्वेस्ट करें जिनका आउटलुक अच्छा है, तो कोई डर की बात नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडियन मार्केट में। रिटर्न्स अपफ्रंटेड हो गया, वी अग्री कि रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ा अपफ्रंटेड हो गया रिटर्न, बिकॉज नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो मे बी एक कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, 6 महीने साल भर का कंसोलिडेशन होगा जहाँ पे कम रिटर्न मिलेगा या नो रिटर्न मिलेगा। बट वो इन्वेस्टर्स को लेना पड़ेगा। अगर उनका आउटलुक साल भर का है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी फंड मैनेजर टू गिव अ रिटर्न इन 1 ईयर। बट अगर आप आउटलुक को लॉन्गर करें, आगे ये वॉलिटिलिटी से लिव थ्रू कर पाए, तो आपने देखा है हिस्टोरिकली स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या रिटर्न मिला है। अगर हम ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकते हैं कि स्मॉल कैप में जो पास में मिला है वो फ्यूचर में मिलेगा, बट ये इंटेंट तो रहता है फंड मैनेजर का कि वो ढंग से मैनेज करें सो दैट लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा होना चाहिए फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सर बस एक छोटा सा कंसर्न ये कि फिर ऐसा स्ट्रेस टेस्ट कराने की जरूरत क्या पड़ेगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? और ऊपर से ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, इसमें कई म्यूचुअल फंड्स ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है उसको रोक दिया। ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स में? स्ट्रेस टेस्ट का रीजन ये है कि एक एक पर्टिकुलर डिस्कशन चल रहा था इंडस्ट्री बॉडी में, रेगुलेटरी बॉडी में, कि अगर स्मॉल कैप फंड में रिडेम्पशन आता है तो स्मॉल कैप फंड्स वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो स्ट्रेस टेस्ट इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस टेस्ट इज गुड। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो काफी वेज एंड मीन्स हैं एक फंड मैनेजर के पास जो स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, टू मैनेज एनी रिडेम्पशन साइकिल ऑफ अ नॉमिनल नेचर। अगर रिडेम्पशन साइकिल फॉर द इंडस्ट्री आती है, ऑल सब एक साथ आती है, एक्सट्रीम सिनेरियो है, तो सबको दिक्कत आएगा, वो एक पर्टिकुलर फंड हाउस को नहीं आएंगे। तो मार्केट रेगुलेटर इंडस्ट्री बॉडी ने ये कहा कि एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और देखते हैं, और इन्वेस्टर्स को एक अप्रिशिएट करवाते हैं। इन्वेस्टर शुड अप्रिशिएट कि ऐसा भी है कि लिक्विडिटी इश्यूज आ सकती है ये म्यूचुअल फंड्स सेगमेंट में, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में।
तो अभी ये जो इंटेंट था वो क्लियर है कि सारे जो निवेशक हैं उनको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं, और ये हो गया है अभी मार्च पीरियड में। नाउ इंक्रीमेंटली यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये इनको ये समझ में भी आ गया है, और अकॉर्डिंगली ये स्मॉल कैप फंड में इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि इश्यूज आ सकते हैं वो रिडीम भी कर रहे हैं। वो सो अभी एसेंशली क्या हुआ है कि क्लैरिटी आ गई है पूरे सिनेरियो पे। और क्लैरिटी बाजार को हमेशा अच्छी लगती है। अब आते हैं सर सेक्टर्स पे और कंपनियों पे। उसमें क्वार्टर फोर रिजल्ट सीजन जो ऑन है, इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है क्वार्टर फोर रिजल्ट सीजन से, और कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म करेंगे इस रिजल्ट सीजन? सो क्वार्टर फोर, ये हम कोई भी रिजल्ट सीजन देखते हैं तो मार्केट एग्रीगेट्स में बात करते हैं, बट क्या है कि पैसा बनता है वही सेगमेंट्स में जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ या कैश फ्लो ग्रोथ आ रही है। वो नियर टर्म, या हम नियर टर्म जनरली एक क्वार्टर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि साल भर, 3 साल, 5 साल। तो उसमें हमको लगता है कि ऑटो ऑटो एंसिलरी काफी अच्छा सेक्टर है निवेश करने के लिए। हेल्थ केयर बहुत बड़ा थीम है इंडिया में। हेल्थ केयर में बहुत सारे पॉकेट्स हैं। हेल्थ केयर में आपके पास यो हैव जेनरिक हेल्थ केयर कंपनीज, आपके पास हॉस्पिटल्स है, आपके पास डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, whole gamut of companies over here. Then you have the entire IT space, which is going through a tough time today. But market is a forward-looking mechanism. Market क्या करेगा कि market देखिएगा नियर टर्म अर्निंग वीक है, बट ये इंप्रूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मे बी अपॉर्चुनिटी आएगी आईटी सेक्टर में, वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में काफी अपॉर्चुनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अच्छा कर रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स अगेन लाइक एन आईटी, नियर टर्म थोड़ा वीकनेस है, बट अगर रियल एस्टेट साइकिल अच्छा करता है, जिस रियल एस्टेट में हम काफी बुलिश है, बट रियल एस्टेट साइकिल अगर अच्छा करता है तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट में बिल्डिंग मटेरियल कंपनी अच्छा करती है। तो इंडिया में होल होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नियर टर्म अच्छा करेंगे, कुछ मीडियम टर्म अच्छा करेंगे। आप अपने मार्केट लीडर्स को लें, टॉप 2 लीडर्स को लें, उनमें निवेश करें, और वो देखें कि वो उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है नहीं किया ओवर द नेक्स्ट लास्ट 3, 5, 10 years। अगर वो है तो ऑल एल्स बीइंग इक्वल वो इंक्रीमेंटली अच्छा ही करेंगे। ओके, मैं देख रहा था आपके फंड की परफॉर्मेंसेस बहुत ही स्ट्रांग है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इसके लिए। और फैक्ट शीट भी पढ़ रहा था, तो उस सेक्टर्स पे भी, उन सेक्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इनमें एलोकेशन, आप कंफर्टेबल हो इनमें एलोकेशन करने के लिए, स्पेशली डिफेंस एंड रेलवेज, इनकी वैल्यूएशन आप कैसे देखते हो? तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी को इंडिविजुअल मेरिट में देखते हैं। पीएसयू नॉन पीएसयू का जो डिफरेंस आता है वो आता है कि एक मैनेजमेंट कंटिन्यूटी पे, प्राइवेट कंटिन्यूज कंपनीज में टिपिकली मैनेजमेंट कंटिन्यूटी ज्यादा होती है। पीएसयू कंपनीज में टिपिकली मैनेजमेंट कंटिन्यूटी कम होती है, बिकॉज एक प्रोफेशनल रन कर रहा है, वो शायद रिटायर हो जाएगा या मैनेजमेंट चेंज होते हैं वहां पे। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हिस्टोरिकली। सेकंड, हम देखते हैं कि वो कंपनी में अर्निंग्स ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ कैसे हैं। जो इश्यूज थे हिस्टोरिकली पीएसयू कंपनीज में, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू अर्निंग ग्रोथ एंड कैश फ्लो ग्रोथ एंड बैलेंस शीट, जो चैलेंजेस थे वो काफी इंप्रूव हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और वो क्लियर इंटेंट है गवर्नमेंट का, वो जो देखने मिल रहा है हमको कि ये जो अभी जो चेंज हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम काफी केयरफुली देखते हैं कि कौन सी अच्छी कंपनी है जिसमें अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ अच्छे रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये जो चेंज आया है लास्ट 2-3 साल में जो देखने को मिला है, वो अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये जो रीरेटिंग आपको दिखी है पीएसयू सेक्टर में वो कंटिन्यू करती रहेगी, बिकॉज अभी भी स्टार्टिंग वैल्यूएशन से ऊपर आ गए काफी। बट ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्नॉक्शियस वैल्यूएशन में है ये ओवरऑल पीएसयू कंपनी। ये हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा स्टॉक मार्केट के लिए, वो इसराइल और ईरान की वॉर ही रही है, और उसमें कमोडिटीज एज अ स्पेस बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गया, चाहे वो बेस मेटल्स हो या फिर एनर्जी स्पेस। आपका आउटलुक मेटल्स और एनर्जी स्टॉक्स पे क्या है? मेटल्स स्टॉक्स, कमोडिटी स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, ये जो है मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बियॉन्ड है। इसमें हम मैं एज अ फंड मैनेजर कम निवेश करता हूँ, बिकॉज ये क्या है कि इसमें काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जिनको समझना, उनसे फाइनली ट्रांसलेट करना कि कंपनी में क्या अर्निंग कैश फ्लो ग्रोथ आएंगे, वो डिफिकल्ट है। सो मैं उसी कंपनी में फोकस करता हूँ जहाँ पे एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है,
और जिसमें अर्निंग कैश फ्लो ग्रोथ फिर फार मोर सर्टेनिटी अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं वर्सेस सम ऑफ दीज कंपनीज। तो दैट इज हाउ आई पुट। चलिए फिर आपके फंड्स पे ही आते हैं सर। उसमें कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसके आप फंड मैनेजर हो, उसमें रिटर्न्स तो पहले मैं बता दूं व्यूअर्स को कि सिंस इंसेप्शन 17.6% का रिटर्न है। 10 ईयर्स में अगर देखें तो 20.16% पर एनम रिटर्न है। 5 ईयर्स की स्टोरी है, 27.9% सालाना रिटर्न। सर अगर कंपाउंडिंग देखेंगे तो क्या जबरदस्त होगी। और हम इस शो के जरिए बताने की भी यही कोशिश करते हैं बार बार कि कंपाउंडिंग, दैट इज द मेन स्टोरी। अगर आपको 20%, 27% सालाना ग्रोथ मिल रही है 5 साल 10 साल के लिए, तो फिर आपको मतलब आप सिस्टमैटिकली करते चले जाओगे तो इट्स ह्यूज। वो तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगी। लेकिन कहां पर है मैक्सिमम एक्सपोजर, उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो दैट इज इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और जैसे आपने कहा ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपोनेंट्स। तो सर ये प्लीज 3 सेक्टर समझा दीजिए। क्या ये नेक्स्ट बिग स्टोरी हो सकती है इंडियन मार्केट्स के लिए? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मिसनॉमर है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्लासिफाई किया हुआ है, बट उसमें बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्लासिफाई की गई है। होम इम्प्रूवमेंट कंपनी भी इसमें क्लासिफाई की गई है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसमें क्लासिफाई की गई है। तो ये प्योर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इम्प्रूवमेंट, सम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इनको क्लासिफाई किया गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। और इसी सब सेगमेंट्स में हम काफी बुलिश हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में आप देख रहे हैं कि अच्छे अर्निंग कैश फ्लो ग्रोथ आ रहे हैं और स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई है। बिल्डिंग मटेरियल थोड़े वीक हैं जैसे हमने डिस्कस किया, बट उनके आउटलुक अच्छे हैं। बिल्डिंग मटेरियल अच्छा करना चाहिए इंक्रीमेंटली हमारे हिसाब से। साल 1.5 साल 2 साल में काफी टेलविंड्स हैं उस सेक्टर में, बिकॉज रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है। रियल एस्टेट अच्छा करता है, सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट थोड़े लैग के बाद आता है, साल भर 1.5 साल 2 साल बाद लैग के बाद जो इम्प्रूवमेंट आती है बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में, तो वो आनी चाहिए हमारे हिसाब से। सिमिलरली होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज में भी जो बिल्डिंग रियल एस्टेट साइकिल से लिंक्ड है उसमें आनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो बोला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो ऑटो एंसिलरी, ये तो एक थीम है इंडिया के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। इसमें देयर बी मल्टीपल कंपनी जो बहुत बड़ी हो जाएंगी, स्मॉल कैप कंपनी जो बहुत बहुत बड़ी हो जाएंगी। बिकॉज ना तो नॉट ओनली इंडिया से इनमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, इंडिया में जो ग्रोथ आ रही है, बट ये एक्सपोर्ट मार्केट में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं मल्टीपल कंपनीज। अभी नियर टर्म में क्या हुआ है, एक्सपोर्ट थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। जो चेंजेस हुए हैं, थिंग्स वॉलेटाइल है ग्लोबली, तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। बट जब तक इंडियन कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर पाए फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल, और वो हो रहा है कि ग्लोबली एमएनसी कंपनीज जो हाई कॉस्ट कंट्रीज में प्लांट क्लोज करके प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, या ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी चाइना से शिफ्ट होके आ रही है इंडिया में। तो ये जो थीम है, ये नेक्स्ट साल भर की थीम नहीं है, नेक्स्ट 5 साल की थीम है। इसमें काफी सारी कंपनीज है जो बहुत बड़ी हो जाएंगी। हमारा सारा फोकस यही है स्मॉल कैप फंड में कि हमको ऐसी कंपनी चाहिए जो टिपिकली मार्केट लीडर हैं, जो इंडिया 3.5 से 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे 12 से 15 साल में। तो मेरी कंपनी वो है, वो कितनी बड़ी हो जाएगी? क्या वो 3 4 5 10 गुना हो सकती है, नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन हम पूछते हैं अपने आप को टिपिकली। अगर हमको लगता है कि राइट इंग्रेडिएंट्स हैं तो वी आर ओके। कोई भी टिपिकली आप अगर देखें मार्केट में, कोई भी फंड मैनेजर टिपिकली ये नहीं बोल पाएगा कि हाँ ये सही में 3 बैगर 4 बैगर 5 बैगर हो जाएगा 5 साल में। काफी सारे चीज, थीम थीम टेलविंड्स, ग्लोबल टेलविंड्स, लोकल टेलविंड्स, कंपनी डूइंग वेल, कंपनीज मैनेजमेंट वर्किंग हार्ड, ये काफी कुछ मिलके 3 4 5 बैगर हो जाते हैं। बट अगर इंटेंट राइट है, थीम राइट है, तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, और हमारे कुछ कंपनीज भी अच्छा करेंगे उसमें। इनफैक्ट जिस तरीके की अभी एंट्री हो सकती है, पोटेंशियल एंट्री ऑफ टेस्ला, और उसके बाद फिर ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पे भारत का फोकस है, तो उसके चलते, और अभी हाल फिलहाल में बैटरीज, ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आया मार्केट में। तो ऑटो कंपोनेंट्स तो स्टोरी बनती चली जा रही है मार्केट में। एक और फंड है सर, दैट इज कोटक पायनियर इसमें फंड। इसमें क्या होगा रजत जी, इसमें क्या होगा रजत जी कि बहुत सारे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट हैं। कि एक कंपनी अगर एप्पल या टेस्ला आके अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करती है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन मेनी न्यू कंपनीज इमर्जिंग और मेनी एग्जिस्टिंग कंपनीज गेनिंग मार्केट शेयर। बहुत सारे और इंक्रीमेंटल कंपोनेंट जो वो नहीं कर रहे थे वो आ जाएंगे। वो चेंज क्या है, मार्केट टिपिकली इनिशियली फोरकास्ट नहीं कर पाता है।
तो आप अच्छी कंपनी में अगर निवेश किए हुए हैं और वो टिपिकली उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया एमएनसी से, या कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटी लिया है कोई एमएनसी कंपनी से, तो फ्यूचर में भी हाईली लाइकली। ओके सर, एक और फंड है दैट इज कोटक पायनियर फंड, थीमेटिक फंड है ये। एक तो प्लीज समझाएं व्हाट इज थीमेटिक फंड और किन थीम्स पे इन्वेस्ट करता है। मैं जो पढ़ रहा था दैट इज रिटेल एंड देन अगेन ऑटो कंपोनेंट्स एंड इंडस्ट्रियल्स एंड ऑटोज। तो पर ये व्हाट इज अ थीमेटिक फंड और किस बेस पे बहुत आप इन्वेस्ट करते बहुत ही सिंपल थीम है ये। Pioneer Fund is an innovation. Any companies which is innovating, companies which are innovating will be a part of this fund. तो हम देखते हैं कि कंपनी इनोवेट कर रही है नहीं कर रही है। सिंपल टर्म में कोई भी कंपनी इनोवेट कर रही है तो उनका मार्केट शेयर गेन होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक बहुत ग्रेट कंपनी हूँ, मैं इनोवेट कर रहा हूँ, तो हम कैसे जज करेंगे? हम देखेंगे R&D क्या है कर रहे हैं आप, इंक्रीमेंटली नए प्रोडक्ट क्या ला रहे हैं, बहुत कुछ देखेंगे हम। बट फाइनली प्रूफ ऑफ दैट इज इन मार्केट शेयर गेन। तो अगर कंपनी में मार्केट शेयर गेन आ रही है और कंसिस्टेंटली आ रही है, तो वो कुछ एडिशनल कर रहे हैं, कुछ इनोवेट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, नए R&D कर रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं। तो हमारा सिंपल है कि सारी कंपनीज इस पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन कर रही है। और टिपिकली हिस्ट्री में देखा गया है, हिस्टोरिकली कोई भी कंपनी जो मार्केट शेयर गेन कर रही है इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में, उसको मार्केट रिवॉर्ड करता है। तो बहुत सिंपल थीम है, innovating companies which are market share gainers will be rewarded by the market, which should be there in our fund. एंड 1 ईयर रिटर्न 43.23% है, 43% का। ऐसा ऐसे कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि ऐसी थीम बनी मार्केट की जो 43% का रिटर्न देगा ये पूरा का पूरा फंड, कोटक पायनियर फंड? इसमें थीम, इसमें आप कोई भी नाम ले लीजिए, आप कोई एयरलाइन कंपनी ले लीजिए, या आप कोई रिटेल कंपनी ले लीजिए, या कोई आप ऑटो कंपनी ले लीजिए। तो सिंपल है कि ये कोई सेगमेंट फोकस नहीं है कि अच्छा ये पर्टिकुलर, हम देखते हैं थीम है इस कंपनी में, इस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है एंड वो अच्छा करेंगे ओवर टाइम। अच्छा, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड है जो आप मैनेज कर रहे हैं, दैट इज कोटक बिजनेस साइकिल फंड। इसमें किस आधार पर एलोकेशन होता है सर? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उसमें बैंक्स, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और फाइनेंस हैं। बैंक्स का सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सपोजर है। ये बिजनेस साइकिल कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंपनी इकोनॉमी की किस स्टेज पे, कौन सी बिजनेस साइकिल में? तो इसमें हमारा फोकस ये है कि हम इंडिविजुअल कंपनीज एंड सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ विल बी हायर देन द मार्केट ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। कोई भी सेगमेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट है वो स्लेव है अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ग्रोथ के। तो कोई भी सेगमेंट है, कोई भी सेक्टर है, कोई भी कंपनीज है जिसमें अर्निंग ग्रोथ विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर देन द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। तो हमारे जो कंपनीज हैं इसमें वो एकदम क्लियर फोकस है। उसमें हम सेक्टर वेरिएशन काफी हाई होते हैं। तो हमको लगता है कि आईटी सेक्टर में अभी नेक्स्ट साल भर के लिए समझिए कुछ नहीं होने वाला है, अर्निंग ग्रोथ नहीं आने वाली है। तो हम उसमें काफी अंडरवेट चले जाएंगे, हम जीरो भी जा सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि उस आईटी सेक्टर जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं आ रही, उसमें एक कंपनी है जिसमें 15% ग्रोथ आएंगी, वो डिस्प्रोपोर्शनटली हायर ग्रोथ वर्सेस द सेक्टर, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। सेम विथ ऑटो सेक्टर, सेम विथ एनी अदर सेक्टर। तो हमको इसमें अर्निंग्स एंड कैश फ्लो ग्रोथ हायर चाहिए ऑन एवरेज वर्सेस सेक्टर वर्सेस द मार्केट। राइट, तो अभी तक की जो भी चर्चा हुई मैं उसमें से कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई जो कर पाया। उसमें सबसे पहले जो आपसे चर्चा हुई, आपने बोला ऑटो, एंसिलरी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, और उसमें आईटी में स्पेसिफिक जो लोअर लेवल से वैल्यूएशन वाइज जहां पर खरीदना होगा। तो उसके बाद फिर जो एक्सपोजर आपके फंड्स का है उसमें स्मॉल कैप का जो ज्यादा एक्सपोजर है दैट इज इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। और उसके बाद कोटक पायनियर फंड का है रिटेल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल्स एंड ऑटोज। और बिजनेस साइकिल फंड का है बैंक्स, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा एंड फाइनेंस सेक्टर में। तो ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ थीम्स हैं जो इस समय कोटक म्यूचुअल फंड के रडार पर है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। अब हम समझाते हैं इसी शो के माध्यम से कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है। तो उसमें सर एक सवाल ये कि म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाजार में अभी एक खराब फेज आया था फिर से, और ऐसे हिकअप्स आते रहेंगे, चाहे वो इजराइल ईरान के इशू के चलते हो, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो, या फिर कोई और अनफोर्सीन इवेंट आ जाए। तो मार्केट में क्या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जारी रखनी चाहिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम? बहुत ह्यूज वेल्थ बनने की संभावना बढ़ जाती है उससे। सो कंपाउंडिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत जिनको समझने के लिए। उसमें क्या होता है कि हम हर साल में
हम ये देखते हैं कि हमारा कितना रिटर्न बना। तो जो कंपाउंडिंग फॉर्मूला है उसमें हम देखते हैं कि 10 12 बना, 15 बना, 20 बना। बट ये 20 हमको फोकस करना चाहिए जो एक्सपोनेंट फंक्शन है कंपाउंडिंग में, विच इज टू द पावर व्हाट 1 + 20% into the power something is there in the compounding function। एक्सपोनेंट फंक्शन क्या है? वो टाइम है। साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, तो जितनी टाइम एक्सपोनेंट फंक्शन जो होता है, जो सिंपल मैथ्स में, तो लॉन्गर आपका जितना बड़ा एक्सपोनेंट फंक्शन है उतना आपको बड़ा एब्सोल्यूट रिटर्न बनेगा। सो अगर आप 12 से 15% भी ओवर द नेक्स्ट 15 20 ईयर्स अगर आप अचीव कर पाते हैं फ्रॉम अ कंपाउंडिंग साइड, इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। So investors typically focus on each individual year numbers कि इस साल में इतना बना, इस साल में इतना बना। फोकस होना चाहिए कि हम कितने साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री जहाँ पे टेलविंड्स हैं, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीमेंटली आ रही है, स्पेसिफिकली इन अ यंग कंट्री, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री वेयर demographic dividends is there, your debt is under control, and there are many many other factors that we can speak about। So overall आप जो longevity of the growth जो बोलते हैं हम, जो एब्सोल्यूट नंबर उसमें फोकस मत करिए कि साल भर में कितना बन रहा है, कितने साल आप इन्वेस्ट करें उसमें फोकस करें। अगर आप वो करेंगे तो ओवरऑल ऑन एवरेज आउटकम अच्छा होना चाहिए, यही हमारा अनुमान है। तो भारतीय शेयर बाजार पे भरोसा रखें, और अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं भी समझ में आती है, आप म्यूचुअल फंड के जरिए आना चाहते हैं, तो फिर आप एक अच्छे फंड हाउस पे बेट लगाएं, एक प्रोफेशनल मदद लें जो कि फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करेगा, और उसके बाद एक अच्छा फंड चुनें। और साथ ही साथ ये जो हम बात कर रहे हैं कितने समय के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे तो वेल्थ बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन लास्ट सवाल सर, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, जैसे किसी ने अपने लिए कार खरीदनी है या फिर होम रेनोवेशन कराना है, ऐसे छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं, वो भी क्या म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरे किए जा सकते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें टाइम होराइजन थोड़ा कम होता है। बहुत डिफिकल्ट है बोलना। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स है लाइफ में, वो टिपिकली अपफ्रंट आपके जो इनकम है या सेविंग्स है उससे आना चाहिए आइडियली। कुछ कुछ लेवरेज बाय थिंग्स हम बाय करते हैं, जैसे हाउस विच इज ओके, बिकॉज ऑन एवरेज हाउस प्राइस शुड इंक्रीज ओवर टाइम। होता है नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना। कार हम करते हैं, बट कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट आपको अपफ्रंट या जो आपके एब्सोल्यूट इनकम है उसमें होना चाहिए। अगर आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करके साल भर बाद आपको कुछ कंज्यूम करना है, तो आप वो निकाल के इन्वेस्ट वो कंज्यूम कर पाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज साल भर मार्केट क्या करेगा, मार्केट किस कारण ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो किसी को भी बोलना, कोई भी सेक्टर एक्सपर्ट है जिसने 25 30 40 साल देखे हैं मार्केट में, उनको ही बोलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो हम ये स्ट्रिक्टली एडवाइस नहीं करते हैं कि आप ऐसा नहीं करें। अ, अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस हैं जो आप लॉन्गर टर्म में उस सरप्लस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। राइट सर, बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके व्यूज सुन के एक तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिली होगी उनके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।